हेलो दोस्तों, मनीषा, निशांत एंड युवान स्वागत करते हैं आपका एक्सप्लोर 20 में। तो लास्ट व्लॉग में हम लोग आपको नोएडा से मुक्तेश्वर लेके आए थे। कल का जो हमारा स्टे था वो लेटी बुंगा में मुक्तेश्वर वैली रिजॉर्ट के अंदर था। आज के इस ब्लॉग में हम आप लोगों को लेके चलेंगे पहले सुनकिया विलेज, जहाँ पर हमने अपने लिए एक छोटी सी लैंड सेलेक्ट करी है। प्लॉट के आसपास का किस तरीके की लोकेशन है, किस तरह के होम स्टे हैं, किस तरह के विलेज के वहाँ पर घर हैं, वो सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उसके बाद इसी ब्लॉग में हम आप लोगों को लेके चलेंगे यहाँ से मेरठ के लिए। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी कर दो। हाँ, बाकी थोड़ा बहुत जब हम ट्रैवल करते हैं तो गाड़ी के अंदर ये जैसे भुट्टे के छिलके थे और कुछ चीज़ें हैं, उसको इस तरह के पॉली बैग में भर लेते हैं। हमने जहाँ पे स्टे किया था, देखो यहाँ पर ना ये पूरा पार्किंग स्पेस है। यहाँ पे बड़े आराम से ना 8 से 10 गाड़ियाँ आ सकती हैं। और थॉटफुल चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि जहाँ पे गाड़ी पार्किंग करने की जगह है वहीं पर पास में ये डस्टबिन भी रखा है। तो मतलब ये बहुत छोटी छोटी चीज़ होती हैं, थॉटफुल होती हैं। सब लोगों को पता है भाई गाड़ी के अंदर थोड़ा बहुत कूड़ा रहता है, लोग थोड़ा गाड़ी अपनी साफ़ करते हैं। तो यहाँ पे डस्टबिन रख दिया है जिससे कि आराम से अपना जो भी वो कूड़ा है वो डंप कर सकें। अब हम लोग ना होटल चेकआउट करने के बिल्कुल रेडी हैं। तो पहले जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर आप लोगों को लेके चलते हैं जो हमने लैंड परचेज़ करी है ना, वो दिखाने के लिए। क्योंकि अब दिन भी है, धूप निकल रही है, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से दिखा पाएंगे। हम लोग का ना यहाँ पे ब्रेकफास्ट लग गया है और ब्रेकफास्ट में ना यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर कर सकते हो। तो हम लोगों ने ऑर्डर किया है पराठे, कुछ फ्रूट्स और ऑमलेट ऑर्डर करी है। तो ये आज का हमारा ब्रेकफास्ट होगा। बाकी जो यहाँ का व्यू है ना वो बहुत अच्छा है। कल हमने आपको दिखाया था कि यहाँ का जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। हमारा मुक्तेश्वर वैली रिजॉर्ट के अंदर जो स्टे था वो यहाँ ख़त्म होता है। हम चेकआउट करके अब चल रहे हैं अपना प्लॉट की तरफ। बाकी अगर हम यहाँ के स्टे की बात करें ना तो स्टे यहाँ का हमारा बहुत ही अच्छा था। जो यहाँ के रूम्स थे ना वो काफ़ी अच्छे, स्पेशियस, नीट एंड क्लीन थे। और जो वॉशरूम था वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, वो काफ़ी बड़ा था, नीट एंड क्लीन था। बाकी प्रॉपर्टी अभी नई बनी है ना, तो काफ़ी सुंदर है और काफ़ी अच्छे से अभी तक मैनेज की गई है। तो अगर आप मुक्तेश्वर आ रहे हो ना तो इस प्रॉपर्टी में रहना कंसिडर कर सकते हो। जगह का नाम था लेटी बुंगा और जो स्टे था उसका नाम था मुक्तेश्वर वैली रिजॉर्ट। इसकी डिटेल्स जो है ना वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डायरेक्टली मतलब कॉन्टैक्ट करके यहाँ बुकिंग कर सकते हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी जैसे बताया था आपको कि इसके जो ऑप्शंस हैं अवेलेबल हैं, मतलब कि मेक माई ट्रिप वगैरह से आप बुकिंग कर सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूँगा आप डायरेक्टली बुकिंग कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा ना बीच में कमीशन का कट वगैरह होता है। मतलब मेक माई ट्रिप पर थोड़ा सा हाई प्राइस लिस्टेड रहते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली कॉल करके बुक करोगे ना तो आपको एक रीजनेबल प्राइस में ना एक अच्छा मेमोरेबल वीकेंड आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। बाकी हम लोग थोड़ा सा ड्राइव करके अभी पहुंच गए हैं भटेलिया। यहाँ भटेलिया से वही हमें लगभग 2 किलोमीटर ड्राइव करना है और हम पहुंच जाएंगे सुनकिया। अभी इसमें हम ड्राइव कर रहे हैं ना, ये स्टेट हाईवे है सामने की तरफ ना, कस्या लेक होते हुए फिर भवाली की तरफ जाता है। हमें यहाँ से नीचे की जो विलेज रोड है ना वो लेनी है। तो लगभग वही 500 मीटर ड्राइव करने के बाद हम नीचे की तरफ पहुँच गए। इस रोड से अभी हम ड्राइव करके आए, गाड़ी मैंने यहाँ खड़ी कर दी है। ये लैंड है जो हमने सेलेक्ट करी है और यहाँ से ना कुछ इस तरह का व्यू आता है। पीछे कहते हैं कि हिमालयन व्यू भी दिखता है। युवान और मन्नू यहाँ पर कुछ फ्लावर वगैरह तोड़ रहे हैं, अपना खेल रहे हैं। पहले मैं आप लोगों को एक बार प्लॉट दिखा देता हूँ और फिर आराम से बैठ कर हम काफल खाएंगे। तो यहाँ से ये पगडंडी जा रही है, ये गांव का पैदल रास्ता है। और इस तरफ से ना रोड जा रही है, जब मैंने गाड़ी खड़ी करी है ये रोड जाती है, वो थोड़ा नीचे से यू टर्न करके रोड वापस आती है और सामने आप देख रहे हो रोड है। तो हमारी जो लैंड है वो इस पगडंडी जो ये पैदल रास्ता है इसके इस तरफ की है। और कुछ इस तरीके का एक टापू है पूरा। तो ये बिल्कुल ना हमारा इंडिविजुअल टापू हो गया। इस टापू पर हम कुछ भी अपना थोड़ा कुछ छोटा सा अपना घर बना सकते हैं और सामने का ना हमें इस तरह का पूरा व्यू मिल जाएगा। हाँ, आप चलें, यहाँ जाना है, चलो। हाँ लाओ, पापा हाथ पकड़ो। युवान कह रहा है कि युवान भी आप लोगों को दिखाएगा। तो युवानों में एक बार नीचे की तरफ चलते हैं और नीचे से दिखाते हैं आपको कि किस तरीके का टापू है। आप अभी देख रहे हो ये पैदल रास्ता जो है इसकी थोड़ी कुछ मिट्टी वगैरह भी कट गई है। बट जब हम अपना कुछ यहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे ना तो इस रास्ते को भी अच्छे से बनवा देंगे, मतलब प्रॉपर, जिससे कि ये जो कट रही है ना मिट्टी ये भी ठीक हो जाए। बट कुल मिलाकर जो ये पाइप जा रहा है ना, ये सरकारी पानी की सप्लाई का पाइप है। यहाँ से हम पानी का कनेक्शन भी ले लेंगे। इस पाइप से इस तरफ का जितना भी है ये हमारी पूरी लैंड है। तो यहाँ से नीचे उतरने के बाद ये पूरा एक राउंड टापू है और ये रोड जा रही है पूरी। तो रोड के साथ साथ पूरा अगर मैं नीचे तक जाऊँगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये ना एक ऊपर का उठा हुआ टापू है, जहाँ से पूरा ना एक आपको अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू मिल रहा है। युवान यहाँ पत्थरों से खेल रहा है। बट यहाँ पर एक काफल का पेड़ है और नीचे यहाँ पे जितनी पके हुए काफल है ना वो गिरे हुए हैं। तो ये तो अपना प्लॉट हो गया। अभी आप लोगों को ना आसपास का भी दिखा लाता हूँ कि यहाँ पे ना आसपास क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ से ना ये जो ऊपर की तरफ मैंने दिखाया था कि पैदल चलने का रास्ता हमारे प्लॉट के पास से आ रहा है, ये सेम पैदल चलने का रास्ता नीचे की तरफ जाता है पूरे गाँव तक। नहीं, मैं चल रही हूँ। अच्छा, आप चल रहे हो
थोड़ा सा नीचे उतरते ही ना इस पहाड़ के जो कुल देवता हैं उनका यहाँ पर निवास है, मतलब उनका मंदिर बना हुआ है। साथ में यहाँ पर ये वाटर टैंक है काफ़ी बड़ा। हाँ कहाँ है दिखाना। वाह बहुत सुंदर फ्लावर है। हाँ सामने की तरफ एक ये होम स्टे है और नीचे भी ना यहाँ पर होम स्टे बना हुआ है। ये है पहाड़ों की खूबसूरती, मतलब ये रिटेनिंग वॉल बनी हुई है और काफ़ी पुरानी रिटेनिंग वॉल होगी ना, तो इसमें कितने सारे देखो ना फ्लावर्स निकल आए हैं छोटे छोटे, और ये बहुत सुंदर लगते हैं। आ रही है मम्मा, आप मेरे साथ चलो इवान। ये वही सेम रोड आ रही है जो हमारे प्लॉट के पास से निकल रही है ना, ये सेम रोड पूरा काफ़ी सारे यू टर्न लेती हुई यहाँ तक आ रही है नीचे, और ये सीधा ना गाँव की तरफ जाती है। इस रोड पे भी काफ़ी सारे मतलब होम स्टे बने हुए हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे आप देखोगे ना ये बिल्डिंग जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ से इन्होंने नीचे उतरने की सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं और नीचे की तरफ मुझे लगता है एक फ्लोर नीचे है ये, और फिर बाकी ऊपर कंस्ट्रक्शन होगा। और आप देखोगे तो कुछ इस तरह से बनाया जाता है भाई, कुछ इस तरीके से ये इसका फ्रंट कहलाएगा। यहाँ फ्रंट से नीचे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड, इस तरीके का ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इस तरह से सीढ़ियाँ जा रही हैं, और जो खेत वाइज होता है ना कि एक खेत पे ये फ्लोर बन गया, फिर दूसरे खेत पे चला गया, फिर तीसरे खेत पे चला गया, इस तरीके से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो घूम फिर के हम लोग ऊपर की तरफ आ गए। अब थोड़ा ना काफल तोड़ते हैं, इसको कहते हैं काफल। हाँ अच्छे हैं, तो मैं तोड़ लेता हूँ। हम लोगों को कुछ ऐसा मिला नहीं रखने का ना काफल को, तो मैं ये गिलास है हमारे पास प्लास्टिक का, काफल सारे तोड़ के ना इसके अंदर भर लेता हूँ, बाद में फिर उसके अंदर थोड़ा नमक मिला के ना फिर खाएंगे। ऐसे खा लो। चलो युवान आप भी तोड़वाओ, ठीक है। सिर्फ ब्लैक वाले तोड़ना और रेड वाले, ठीक है। ऐसे ऐसे, ठीक है। लो थैंक यू। रेड एंड ब्लैक। हाँ अब क्या ना आराम से काफल खाते हुए चलेंगे। बाकी ना यहाँ जो जान पहचान वाले लोग थे वो भी यहाँ पे थे नहीं, वरना यहाँ से ना मैं काफ़ी सारे आड़ू वगैरह लेके चलता। बट कोई नहीं, रास्ते में जहाँ आड़ू हमें बिकते हुए दिखेंगे ना तो वहाँ से आड़ू परचेस कर लेंगे। अभी हम लोगों को पता चला कि युवान जो है ना काफल के बीज भी खा रहा है। तो हमें उसे समझाना पड़ेगा कि बेटा इसके बीज नहीं खाते। अभी यहाँ पे थोड़ी रोड कच्ची है ना, तो यहाँ पर ये थोड़ा रिवर्स करके ऊपर की तरफ जाना थोड़ा ट्रिकी रहता है, पर जब ये रोड बन जाएगी तो फिर आसानी से, यहाँ पर ना काफ़ी बड़ा टर्न है और गैप दिया हुआ है, तो ईजिली हम यहाँ से यू टर्न लेके गाड़ी लेके जा पाएंगे। पहाड़ों में बड़ा रेयर है गन्ने का जूस मिलना, बट जाते हुए ना हम लोग यहाँ गन्ने का जूस दिख गया है, तो पहले यहाँ से गन्ने का जूस भी पी लेते हैं। गन्ने जूस पीना है, चलो आओ। युवान अपना गन्ने का जूस धीरे धीरे पी रहे हैं और तारीफ करते हुए चल रहे हैं। अभी क्या है, हमने यहाँ से डायरेक्टली अपनी जो गूगल मैप पर लोकेशन लगाई है वो लगाई है मेरठ की। मेरठ के लिए यहाँ से हमें 311 किलोमीटर ड्राइव करना है, जिसके लिए गूगल मैप दिखा रहा है 7.5 घंटे का ट्रैवल टाइम। तो हम ना वही खाते पीते एंजॉय करते हुए चलेंगे। साथ में ना आप लोगों को, क्योंकि हापुड़ तक कॉमन रास्ता है सेम, वही हम यहाँ से पहले काठगोदाम पहुँचेंगे, हल्द्वानी, रुद्रपुर, बिलासपुर, रामपुर बाईपास, मुरादाबाद बाईपास होते हुए हापुड़ की तरफ। बस हापुड़ से थोड़ा रास्ता डिफरेंट हो जाएगा। अगर हम अपने घर की तरफ जाते हैं तो हापुड़ से हम सीधे निकल जाते हैं फिर अपना ईस्टर्न पेरीफेरल लेके ग्रेटर नोएडा। बट अभी हम क्या करेंगे, या तो गंगा एक्सप्रेसवे या फिर जो अपना एक नेशनल हाईवे है, नाम भूल गया हूँ पर बता दूंगा आपको, वो लेते हुए हम मेरठ की तरफ जाएंगे। तो देखते हैं, वो अपडेट हम रास्ते के आपको देते हुए चलेंगे। बाकी ना अभी जो हमारा रास्ता है, इस रास्ते में आपसे बात करते हैं प्लॉट के बारे में, कि हमने किस तरह से अपना प्लॉट फाइनल किया, या फिर जब आप कभी कहीं प्लॉट देखने जाओ तो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग साथ ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम शेयर कर दें। अच्छा, ये भटेलिया और कस्या लेक से ना नीचे जाने के लिए रास्ते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि 3 रास्ते हैं, या तो आप धानाचूली और धारियों के जा सकते हो, वरना एक भालूगढ़ वाटरफॉल है, मतलब कस्या लेक से ही रास्ता कटता है, उसकी तरफ जा सकते हो। मतलब वो रोड नहीं है, वो पूरा कच्चा रास्ता है, बहुत मतलब आपको ऐसा लगेगा कि कौन सी रोड पर आ गए, बट ये कि वो शॉर्टेस्ट रूट है, मतलब कि डिस्टेंस वाइज शॉर्टेस्ट रूट है, टाइम जो है उतना ही सही लगता है। और थर्ड रास्ता जो है ये है भवाली वाला। तो अभी हम क्या कर रहे हैं ट्राई, कि हम भवाली वाले रास्ते से जाएंगे, क्योंकि ये रोड कंडीशन जो होती है ना बहुत अच्छी है। तो यहाँ से पहले हम मल्ला रामगढ़ होते हुए, भवाली होते हुए फिर भीमताल पहुँचेंगे। तो ये है कस्या लेक की मार्केट। यहाँ से नीचे पहाड़ पानी की तरफ रास्ता जाता है, वहाँ भी मतलब बहुत सारे प्लॉट वगैरह हमने देखे थे। और ये सीधे रास्ता जा रहा है नीचे अपना मल्ला रामगढ़ की तरफ। यहाँ से ना ये कस्या लेक से रास्ता कट रहा है मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, ये भालूगढ़ वाटरफॉल की तरफ जाता है रास्ता। वही है कि हम सीधे चलेंगे। अच्छा, जो भालूगढ़ वाटरफॉल है ना, उसकी एक यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है कि आप लोग देखोगे उधर से ना काफ़ी सारे पानी के टैंकर आते हैं भरकर, क्योंकि वहाँ पर ना सरकारी ठेका है पानी का, और वहाँ से टैंकर पानी भर पाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट जो लोकेशन है वहाँ पर डिलीवर करते हैं।
यहाँ पे आने का ना ये फ़ायदा होता है, रास्ते में ना काफ़ी जगह पे आपको आड़ू और ये प्लम और खुमानी बिकते हुए दिख जाएंगे। तो हम लोगों ने भी क्या करा ना, यहाँ से आड़ू खरीद लिए काफ़ी सारे। ये बिल्कुल फ्रेश ना पेड़ से टूटे हुए आड़ू हैं और काफ़ी मीठे भी हैं। अब क्योंकि रास्ता मोस्टली नोन है तो रास्ते में आपको नज़ारे तो दिखाएंगे ही, बट उसके साथ साथ ना अपना जो हमने किस तरीके से प्लॉट परचेस करा उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो देते हुए चलेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप प्लॉट लेने का सोच रहे हो तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपके घर से कितनी डिस्टेंस है उसकी। अब जैसे ना हम मुक्तेश्वर की बात करें तो नोएडा से मुक्तेश्वर वैसे देखो 350 किलोमीटर के आसपास है, बट इतना ट्रैवल करने में आपको ना 9 घंटे के आसपास लग जाते हैं। तो 9 घंटे आना, 9 घंटे जाना, और डेफिनेटली यहाँ पर आप कुछ काम कराओगे तो आपको यहाँ पर रुकना भी पड़ेगा। इतना टाइम और इतना बफर आपको लेके चलना है। साथ में ऐसा नहीं है कि आप एक बार आओगे और आपको कुछ ना कुछ पसंद आ जाएगा, आपको ना कई सारे चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो उस चीज़ के लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। पहाड़ों में ही नहीं, प्लेन्स में भी अगर आपको कोई प्रॉपर्टी देखनी होती है तो डेफिनेटली ब्रोकर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपके लिए वही होगा कि आप ना कहीं से जो कुछ ब्रोकर्स हैं उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालो, या तो आपके कोई नोन लोग हैं, या फिर आप जैसे कहीं भी पहाड़ों में घूमने जाते हो ना और आप स्टे करते हो तो वहाँ पे और भी लोग रुकते हैं, या फिर जिनके यहाँ पे स्टे कर रहे हो उनके पास भी कुछ ना कुछ रेफरेंसेस होते हैं। तो वहाँ से आपको ना कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। अब इनिशियली आपको क्या करना है ना कि अपना उनसे आपसे बात करके आपको कुछ थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेनी है कि जिस एरिया में आप देख रहे हो उस एरिया में उनके पास कुछ ऑप्शंस हैं या नहीं। अगर ऑप्शंस हैं तो किस प्राइस रेंज में हैं, किस वीकेंड वो आपके साथ मतलब टाइम स्पेंड कर सकते हैं आपको चीज़ें दिखाने के लिए, वो सारी प्लानिंग आपको सेट करनी पड़ेगी पहले। और उसी हिसाब से आपको अपना जो ट्रिप्स हैं वो प्लान करनी पड़ेंगी। एक बार जब आप वहाँ पे जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी देखने के लिए। देखो पहाड़ों में ना आप जब जाओगे तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, मतलब हमने जितनी भी देखी थी मोस्टली सारी हमें अच्छी लगी। बट होता क्या है कि आपका अपना भी कुछ पर्सनल क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के बेसिस पे आप डेफिनेटली चीज़ें फ़िल्टर आउट करते हो। जब अपना मन बना लोगे तो उसके बाद आपको यही डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई आपका बजट क्या है। तो अपना बजट आप अपने डीलर जो भी ब्रोकर है उनको बताओगे, उस हिसाब से आपको वो ऑप्शंस दिखाएंगे। साथ में आपको कितने साइज़ की प्रॉपर्टी देखनी है वो भी आपको अपना पहले क्लेरिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड से जो बाहर के लोग हैं उनके लिए नगर निगम के बाहर के क्षेत्रों में, मतलब कि जैसे जो विलेज एरियाज़ हैं वहाँ पे अगर ज़मीन खरीदने का सोच रहे हैं तो एक रिस्ट्रिक्शन भी है। उसके बारे में हम सब डिटेल में बात करेंगे, उसका एक डेडिकेटेड ब्लॉग बना लेंगे। बट आपको वही है कि ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। उस हिसाब से अपना ब्रोकर को आप बताओगे कि भाई हमारा ये बजट है, इस एरिया में हमें प्रॉपर्टी देखनी है और ये साइज़ हम देख रहे हैं। तो उस हिसाब से भी ब्रोकर आपको ना ऑप्शंस बताएंगे और आप अपना विजिट प्लान करोगे, उन सारी चीज़ों को देखोगे। और जब भी आप कहीं पर ज़मीन देखने जाओगे तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी है, क्योंकि पहाड़ों में देखो बहुत दिक्कत है दो चीज़ों की। एक तो पानी। पानी ना मतलब ऐसा नहीं है कि अपने जैसे शहरों में होता है कि पानी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए इवन उसके बाद भी अगर आपको अपना जो डेली यूज़ का होता है ना वो पानी भी खरीदना ही पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन के बाद हो सकता है एक बार को आप रेन हार्वेस्टिंग कर लो और काफ़ी बड़ा अपना टैंक बनाओ तो थोड़ा बहुत आपका काम चल सकता है उससे। बट देखिए इवेंचुअली पानी आपको खरीदना ही पड़ेगा। तो पानी के लिए आपको ये चीज़ देखनी है भाई आपका जो लैंड है वहाँ तक कितनी पास तक गाड़ी आ सकती है, क्योंकि जो पानी आएगा ना वो भी गाड़ियों से आएगा। इवन जो रॉ मटेरियल आएगा कंस्ट्रक्शन का वो भी गाड़ियों से आएगा। अगर ऐसा होता है ना कि आपका जो ज़मीन है वो डायरेक्टली रोड कनेक्टिविटी पे नहीं है, आपको कहीं वॉक करके जाना पड़ता है, तो उस केस में ना पिट्ठुओं से मतलब जो खच्चर होते हैं उसके थ्रू आपको सारा सामान जो है वो ढोना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और उसके बाद नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी। अभी क्या है ना कि पहाड़ों में मेन गाँवों तक हर जगह इलेक्ट्रिसिटी है, बट जनरली आपको कई बार क्या होगा ना कि जहाँ पर ज़मीन कोई दिखा रहा है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली कनेक्टिविटी नहीं होगी, तो आपको वहाँ तक कनेक्शन का रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। और कनेक्शन के लिए होता क्या है कि नियरेस्ट आपका जहाँ भी कहीं पे खंबा होगा, जहाँ पे एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर रखा होगा या फिर बड़ी लाइन जा रही होगी, वहाँ से वो ना आपके यहाँ तक लाइन लेकर आएंगे। तो ये सब चीज़ों के लिए भी एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता है और बहुत टाइम भी लग जाता है पहाड़ों में। तो वो भी चीज़ आप ध्यान रख लेना कि जहाँ आप लैंड देख रहे हो उसके नियरेस्ट कहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल पास में कोई घर है दूसरा, या फिर होम स्टे है, होटल है, कुछ भी है, वहाँ पर अगर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो आपका काम आसान हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है कि आसपास भाई कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कुछ खाली प्लॉट से ही है सिर्फ, तो उस केस में आपका जो काम है इलेक्ट्रिसिटी का वो थोड़ा बढ़ जाएगा। हमारे इस ट्रिप के ये 401 किलोमीटर पूरे हो गए। अभी हमें 290 किलोमीटर और जाना है मेरठ के लिए। उसके बाद मेरठ से वही लगभग अपना 90 किलोमीटर और हमें ग्रेटर नोएडा के लिए जाना होगा। अभी नीचे उतरते उतरते क्या हुआ है ना कि भवाली हम पहुंचने वाले हैं ऑलमोस्ट, और गर्मी काफ़ी तेज़ होने लगी। तो गाड़ी के ना हमने ये विंडो बंद कर लिए और गाड़ी में जो एसी है वो चालू कर लिया है। अभी हम लोग भवाली पहुँचे और भवाली से ना अब नीचे काठगोदाम जाने के दो रास्ते हैं। एक ये भूमिया करके कुछ जगह पड़ती है, वहाँ से रास्ता है, मतलब जो वो नैनीताल वाली रोड जाती है ना उस तरफ से, और दूसरा अपना वो नॉन रास्ता था ही कि आप भीमताल होके जाओगे।
तो गूगल मैप भीमताल वाले रास्ते पे काफ़ी ट्रैफिक जैम दिखा रहा था, मतलब हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली कैची धाम की वजह से हो, बट उस रास्ते पे जाम था तो हम लोगों ने ना ये दूसरा अल्टरनेट रूट ले लिया है। इससे डायरेक्टली हम काठगोदाम के पास निकलेंगे। इस रोड पे भी ना काफ़ी जाम लगा हुआ है क्योंकि आगे ना नैनीताल जाने का कट है। तो यहाँ से राइट हैंड साइड आप चले जाओगे तो नैनीताल 9 किलोमीटर है, हम जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड हल्द्वानी की तरफ, जो कि 38 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अभी इस रास्ते से ना हम लोग पहुँचे हैं बीर भट्टी। यहीं से ना ऊपर की तरफ ये आप देख रहे हो जो ऊपर से पानी आ रहा है, इसी के साथ साथ एक रोड जा रही है, वो जाती है मेरे स्कूल। चले मन्नू, चक्कर काटा है पास से होके आ जाते हैं, चलो है, अंदर नहीं जाएंगे, देख के आते हैं ना। चलो चलो युवा, देखो ये पापा के स्कूल का नाम लिखा है, स्कूल। चलें? हाँ, चलें? कल जाओगे स्कूल पापा के स्कूल। हेलो बस, हेलो बस है, स्कूल बस है। चलो पापा के स्कूल चलते हैं, ठीक है? कल चलेंगे, पहले यहाँ पे चलते हैं पापा के स्कूल। ये पहले भी ऐसी ही थी, मैंने चढ़ाई हमेशा से एकदम खड़ी चढ़ाई है पूरी स्कूल की मतलब मुझे याद है इस पे, मतलब हम पुराना पहले मारुति 800 को भी लेकर आए, तो थोड़ा कई बार ना चढ़ाने में दिक्कत होती थी, पीछे पत्थर लगाने पड़ते थे, कहीं रुकना पड़ता था, तो बट अब क्या है ना, थोड़ा एक्सपर्ट हो गए हैं तो आराम से चढ़ा ले रहे हैं। ये सामने की तरफ जो ये क्रीमी से कलर की बिल्डिंग है, पूरा इस तरफ पीछे की तरफ पूरा स्कूल ही है। अब मेरे हिसाब से हम आगे से ना यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं, या चलें आगे तक ही चलते हैं, चलो थोड़ा सा ही बचा है वैसे अब। पापा के स्कूल चलो। ये है पापा का स्कूल, इवान पहुंच गए। हाँ, मेरा पुराना स्कूल, यहाँ पर ना ये स्कूल की रोड है और पूरे यहाँ पे स्कूल के जो एडवर्टाइजमेंट है वो लगे हुए हैं। पीछे की तरफ यहाँ प्ले ग्राउंड है, अंदर की तरफ पूरा ना काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं, ऊपर तक जाकर काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ स्कूल है। और ये कुछ रोड थी जिससे अभी ऊपर की तरफ हम आए, गाड़ी हमने यहाँ खड़ी कर ली है, अब वापस अब जा रहे हैं नीचे की तरफ। तो हम लोग थोड़ा स्कूल के पास तक हो आए, और स्कूल में मैंने बाहर जो गार्ड खड़े थे उनसे पूछ लिया था स्कूल की छुट्टी चल रही है, तो टीचर्स वगैरह भी मतलब लिमिटेड ही थे अंदर, तो हम लोग अंदर नहीं गए। कुछ साल पहले जब मतलब युवान नहीं था तो मन्नू और मैं गए थे, वैसे सबसे मिलकर आए थे। तो स्कूल की रोड से उतर के ना वापस हम नीचे ही मेन रोड पे आ गए। ये सामने जगह जो पड़ रही है इसका नाम है बीर भट्टी, और जो स्कूल था वो था दुर्गापुर तल्ली ताल में। अभी यहाँ से हमें लगभग 1 घंटा और ड्राइव करना है काठगोदाम के लिए, फिर काठगोदाम से प्लेन वाली ड्राइव स्टार्ट हो जाएगी। कुछ खाना है मतलब तुम लोगों को? यहाँ मतलब ऐसी मिल जाएंगी कुछ चीज़ें। चिप्स खाना है, चलो कुछ ले लेते हैं कुछ, ठीक है। जस्ट नीचे उतर के ना बीर भट्टी में हमने थोड़ा सा एक स्टॉप ले लिया। ये सारी दुकानें ना ऑलमोस्ट अभी भी वैसी हैं जैसे पहली हुआ करती थी। तो हम लोगों ने थोड़ा यहाँ पे चाय ले ली और साथ में युवान ने अपने लिए चिप्स लिए हैं। बाकी ये दुकान जो है ना ये बहुत पुरानी है, मैंने ये बात भी करी इनसे, तो ये पहले दुकान थी, पीछे इनका कुछ अपना घर वगैरह भी था। तो अपना यहाँ पे एक छोटा चाय ब्रेक भी हो गया और अपनी कुछ पुरानी यादें जो हैं वो भी ताज़ा हो गई। पहाड़ों में जो चीज़ें हैं ना बहुत मतलब स्लो बदलती हैं। ये जगह आज से लगभग 25 साल पहले भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है। हम लोगों की तरफ अगर आप प्लेन्स में देखोगे तो 25 साल में तो गांव शहर बदल जाता है, बट यहाँ पे ना बिल्कुल मतलब रोड्स भी वैसे ही हैं, दुकानें भी वैसे ही हैं बिल्कुल जैसे पहले थी। जहाँ पानी का स्रोत था, कुछ टंकी लगी थी, वो भी वहीं पर लगा हुआ है अभी भी। अब चलो मौका मिला हम लोग अपना स्कूल भी घुमाए। अब क्या है कि ना जो चीज़ें हैं मतलब प्लॉट से रिलेटेड किस तरीके से आपको लेना है, ये सब चीज़ें जो मैं बातें कर रहा हूँ नहीं मतलब आपको क्लटर्ड लग रही होंगी, आगे पीछे लग रही होंगी, बट हमने पूरा प्लान किया है कि हम ना सारी चीज़ें जो हमने नोट डाउन करी हैं उसके साथ हम ना आराम से घर पे बैठ के आपके लिए एक डेडिकेटेड ब्लॉग बनाएं, जिसके अंदर हम ट्राई करेंगे ना आपको बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, मतलब A to Z आपको किस तरीके से, अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको कुछ लेना है तो किस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई करेंगे। अभी क्या है कि जो चीज़ें मेरे दिमाग में आती गई वो मैं आपको बताता चला, पर क्या है ना हमने भी पूरे सारी चीज़ें लिख रखी हैं, हमने पूरे सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं और काफ़ी लंबी प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस के लिए एक डेडिकेटेड ब्लॉग हम बना देंगे, उसमें क्या है ना आराम से घर में बैठकर एक एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। एक यहाँ पे ये टर्न आता है ऊपर की तरफ जो नैनीताल के लिए रास्ता जा रहा है, और नीचे रानी बाग के लिए। तो जनरली जो बस आती थी, अगर हम नैनीताल वाली बस से आते थे तो यहाँ उतर जाते थे, और यहाँ से पहले बीरभट्टी पैदल चल के जाना और फिर बीरभट्टी से अपने स्कूल तक पैदल चल के जाना, इतना पैदल चलते थे। तो अभी फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं रानी बाग, और इस गर्मी की छुट्टी में हम लोग को ऐसे प्लान था इनिशियली कि हम ना स्पीति का सर्किट करके आएंगे बट हमने किया है ये भीमताल और नैनीताल का सर्किट,
गए हम भीमताल की तरफ से थे और भवाली से और ये तल्लीताल से होते हुए वापस हम यहाँ पर आ गए हैं रानी बाग पर। तो हमारा ना ये उत्तराखंड का एक छोटा सर्किट कंप्लीट हो गया। युवान पूरा कंप्लीट बोर हो चुका है तो युवान ने चला लिया अपने टॉम एंड जेरी। युवान अपने टैब में टॉम एंड जेरी देख रहे हैं। और एक चीज़ मुझे और याद आई थी, जब आप जैसे पहाड़ों में कुछ ज़मीन वगैरह देख रहे हो ना, तो आप एक चीज़ और देख लेना कि जो ज़मीन होती है यहाँ पर ना दो तरीके से होती हैं, मतलब दो क्या से तीन तरीके से होती हैं। एक तो हो सकता है कि वो नगर निगम के अंदर हो, तो नगर निगम में आप कितनी ज़मीन खरीद सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं किसी भी तरीके का। लेकिन अगर वो नगर निगम से बाहर है तो उस केस में ना ज़मीन में आपको देखना है कि वो लैंड किस टाइप की है, मतलब वो जनरल लैंड है या फिर SC ST लैंड है, क्योंकि उसमें ना बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। इवन जनरल लैंड पे भी दो तरह की लैंड होती हैं कि एग्रीकल्चर लैंड होती है और आपकी रेजिडेंशियल लैंड होती है। अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो उस एग्रीकल्चर लैंड को आपको ना 143 कराकर कमर्शियल में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। अगर उस पर आपको कुछ भी मतलब कंस्ट्रक्शन वगैरह करना है और फ्यूचर में आप सोच रहे हो कि उसमें कुछ होम स्टे या फिर कुछ भी ऐसा रन करने का सोच रहे हो ना, तो डेफिनेटली आपको 143 पहले करवाना पड़ेगा। पिछले 4 घंटे पहाड़ों में ड्राइव करने का तभी फाइनली हम प्लेन्स में आ गए। अभी हम पहुँचे हैं काठगोदाम, टाइम हुआ है 3:20। अब यहाँ से जितनी हमारी ड्राइव होगी या तो बाईपास पे होगी या फिर हाईवे पे होगी। युवान ने ना जानबूझ के अपना ये टॉम एंड जेरी की वॉल्यूम जो है ना पूरी फुल कर ली है जिससे मैं बोल ना पाऊँ तो अपना लेट के आराम से टॉम एंड जेरी देख रहा है। अभी देखेंगे थोड़ी देर और ड्राइव करते हैं तो कहीं छोटा मोटा अपना ब्रेक लेंगे, कुछ खाना पीना एंजॉय करते हुए चलेंगे। वैसे भी हमें मेरठ पहुँचने में एटलीस्ट 9 तो बज ही जाएंगे। नेक्स्ट है अपना कि आप लैंड जो है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हो। आपको कोई अपना पीसफुल होम स्टे बनाना है, अपने रहने के लिए घर बनाना है या फिर कुछ कमर्शियल एक्टिविटी करनी है, तो उस चीज़ पे भी ना बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आप किस लोकेशन पे आप ज़मीन देखो। क्योंकि अब आप सोचोगे कि अगर किसी रिमोट विलेज रोड पर अगर आप ज़मीन ले लो और कुछ कमर्शियल एक्टिविटी करने की कोशिश करोगे तो वो डेफिनेटली वहाँ नहीं चलेगी। वहाँ पे आपका पीसफुल अपना कुछ अपना खुद का घर या फिर होम स्टे चल सकता है, बट कोई कैफ़े या फिर किसी तरह का कुछ होटल वगैरह वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके इस आइसोलेटेड लोकेशन पे नहीं चलती। उसके लिए डेफिनेटली आपको किसी जो स्टेट हाईवे है या फिर जो मेन मार्केट है उनके आसपास ही देखना पड़ेगा चीज़ें, और डेफिनेटली वो सारी चीज़ें जो हैं वो महंगी भी हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, इनको ना बहुत शांति से ना अपना खुले दिमाग से बैठ कर पूरा एक लिस्ट बनाओ, इनको पेपर पे लिखो, तब आपको समझ में आएगा कि भाई आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, आपका बजट कितना है, एरिया में उस टाइम कितनी कॉस्ट चल रही है, क्या चीज़ हम ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते हैं। तो बहुत लंबी प्रोसेस है, इस सब चीज़ों के लिए ना आपको टाइम देना पड़ेगा। और एक और मेरा सजेशन है कि ये सारी चीज़ें कभी भी घर बैठ के नहीं होती। आप सोचोगे कि बस आप घर बैठ कर करते रहोगे, सोचते रहोगे, तो फिर आप सोचते ही रहोगे। इसके लिए बाहर निकलना पड़ता है, आपको चक्कर काटने पड़ेंगे। तो मान के चलो आपकी 5-6 विज़िट तो आपकी कहीं नहीं गई, और हर विज़िट का आप 10 से 15 हज़ार का अपना खर्चा मान लो। इतना तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा कुछ ना कुछ चीज़ें एटलीस्ट स्टार्ट करने के लिए। एक बार जब चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी तो उसके बाद भी फिर आपकी ट्रिप्स जो हैं वो लगती ही रहेंगी, चाहे वो आपका कुछ टोकन अमाउंट देने का हो या फिर आपका नपाई का हो, रजिस्ट्रेशन का हो, दाखिल खारिज का हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे चक्कर जो हैं फिर तो लगते ही रहेंगे। जाने ये कैसी रातें आई, उसके सपने मेरे आंखों को भा गई। बातें कुछ ऐसी वो कह के गई, मेरे अंदर कनों में यूं समा गई। ख्वाब जो मेरे अब इनको बना दे बाहों में। 280 किलोमीटर ड्राइव करके अभी शाम को 7:10 पे हम लोग पहुँचे हैं सिंभावली, और ऊपर की तरफ से जा रहा है ये आपका मेरठ प्रयागराज एक्सप्रेसवे। अब यहाँ से ना मेरठ जाने के लिए हमारे पास ऑप्शन है कि हम गंगा एक्सप्रेसवे ले लें और मेरठ की तरफ निकल जाएं, बट हम लास्ट मंथ ही गए थे इस एक्सप्रेसवे पे। तो हम सोच रहे हैं कि हम आज ट्राई करते हैं नेशनल हाईवे 34 जो कि हापुड़ से मेरठ के लिए जाता है। तो यहाँ से हमें थोड़ी देर और ड्राइव करना पड़ेगा सेम अपना नेशनल हाईवे 9 पर। पहले हापुड़ पहुँचते हैं और हापुड़ के बाईपास से जो अपना नेशनल हाईवे 34 है उस पर कनेक्ट करेंगे। हापुड़ जस्ट पहुँचने से पहले ना हम लोग जो ये नेशनल हाईवे 9 है इसको एग्जिट ले रहे हैं, क्योंकि इसके बाहर से ना हमें नेशनल हाईवे 34 मिल जाएगा। मतलब ये हापुड़ बाईपास ही है और उसके थ्रू डायरेक्टली ना हम मेरठ कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से हमें अभी 41 किलोमीटर और ड्राइव करना है, जिसके गूगल मैप दिखा रहा है 1 घंटे का ट्रैवल टाइम लगेगा, क्योंकि मेरठ में डेफिनेटली हम लोगों को ट्रैफिक जैम मिलेगा। ऊपर की तरफ है नेशनल हाईवे 09, इसके नीचे से अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स नेशनल हाईवे 34 मेरठ के लिए। चार्ज हो रहा है कर, ओके। इस चौराहे से अगर हम लेफ़्ट को जाएंगे तो चले जाएंगे हापुड़ की तरफ, राइट की साइड से जाएंगे तो मुरादाबाद के लिए निकल जाएंगे। हम लोगों को जाना है स्ट्रेट मेरठ। बढ़िया, ये 2+2 4 लेन का हाईवे है
और लिमिटेड ट्रैफिक चल रहा है, मतलब मूवेबल ट्रैफिक है, सब ठीक ठाक इतना 80 की स्पीड पे चल रहे हैं इस पर। नेशनल हाईवे 34 पे एक चीज़ भी मैंने गौर करी, इस पर जितने भी ना ओवर ब्रिज आ रहे हैं वो सारे के सारे 3+3 6 लेन है, क्योंकि जितने भी ओवर ब्रिज है ना उनको बनाने का या फिर उनको डेवलप करने का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आता है, तो इनिशियली भी इन्होंने फ्यूचर सोच के उसको 6 लेन का बनाया है। बाकी जो प्लेन एरिया आ रहा है नीचे वो अभी 2+2 4 लेन है, और उसको बहुत ईजिली ये फ्यूचर में एक्सपेंड कर लेंगे 6 लेन के लिए। जैसे देखो जैसे ही ओवर ब्रिज खत्म हुआ ये वापस 2 लेन का हो गया हाईवे। अगर हम लोग गंगा एक्सप्रेस वे आते तो बिजौली तक ही आते, यहाँ से गंगा एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद के जो 20 किलोमीटर है ना वो मैं सेम रूट पे ही ट्रैवल करना है, मतलब कि पहले ये नेशनल हाईवे 34 पर ट्रैवल करना है और उसके बाद मेरठ का जो सिटी ट्रैफिक है उसको क्रॉस करना है। तो बस चलिए हम लोग मेरठ पहुँच जाएंगे, मेरठ जाकर युवान की नानी के यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और फिर उसके बाद आप लोगों से डायरेक्टली घर पे चल के मिलते हैं। हम लोग मेरठ होते हुए अपने घर आ गए थे, तो इस ट्रिप में जो हमारी टोटल किलोमीटर्स ड्राइव हुए ना वो हुए 800 किलोमीटर्स। वैसे नोएडा से मुक्तेश्वर की जो डिस्टेंस है लगभग 340 किलोमीटर है, जिसको गूगल मैप दिखाएगा कि 7 घंटे का ट्रैवल टाइम लगना चाहिए। बट क्योंकि आप डेफिनेटली कोई ब्रेकफास्ट या फिर अपने कुछ लंच वगैरह करते हुए चलोगे तो 9 घंटे का टाइम लग ही जाता है। तो इससे आप समझ सकते हो कि अगर आप लोग भी ऐसा कुछ सोच रहे हो ना कि आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो और आपको कुछ पहाड़ों में अपना घर वगैरह देखना है, तो आप मान के चलो कि आपको 9 से 10 घंटे जाना, 9 से 10 घंटे आना, इतना टाइम आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। बाकी ओवरऑल हमारे इस जो ट्रिप का एक्सपेंस रहा वो लगभग 10,000 रुपये का निकल कर आया, जिसमें से 5,000 रुपये हमारे लगभग फ्यूल में खर्च हुए, 3500 का हमने अपना होटल बुक किया था और 1500 का खाना। बाकी क्या है कि फ्यूल के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ चुके हैं, उस वजह से जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी चीज़ें एक्सपेंसिव होती जा रही हैं, चाहे वो स्टे हो चाहे पहाड़ों में खाना हो, हर चीज़ के रेट जो थे बढ़े हुए थे। बाकी प्लॉट लेने के लिए ना आप लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो कुछ चीज़ें हमने रास्ते में डिस्कस करी थी। अब होता क्या है ना कि ड्राइव करते हुए या फिर ट्रैवल करते हुए बहुत सारी चीज़ें ना मिस हो जाती हैं, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम सारे पॉइंटर्स नोट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ ना डिटेल में शेयर करेंगे कि हर चीज़ के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से प्रोसीड करना है, क्या क्या चीज़ें होंगी जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एक्सप्लोर प्लीज। अब मुझे बोलना है सारी वो जो बातें दिल में है, তোমাকে চাইছি আরো বেশি কি করে বলবো ভালোবাসি।